गुड इवनिंग। व्हाट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, आपका जनरली क्या होता है, एंड जनरल कार्डियक आउटपुट आपके बॉडी का क्या रहेगा, मतलब हार्ट का क्या रहेगा एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो बताइए कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम एक जनरली आपका वैल्यू क्या रहेगा स्ट्रोक वॉल्यूम का जब आप रेस्टिंग स्टेट में तब। हाँ जी बताइए, व्हाट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। वैसे ही बोल दीजिए, हर्षा बताइए क्या होगा स्ट्रोक सर वॉल्यूम। 70 वॉल्यूम 70 ml. 70 एम ml। एल 70 ml इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम, बिल्कुल सही, 70 ml इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम दैट आई बी फाइंडिंग इन दिस। ठीक है, देन मुझे बताइए कि आपका कार्डियक आउटपुट नॉर्मली आपका कितना रहता है। एनीवन कैन से, अनु टेक योर ऑर्डर। 5 लीटर्स। 5 लीटर्स, 5 लीटर्स, 5040 ml या 5 लीटर्स आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ये सब हमें याद रखना है पीपल, सबको आंसर करना है। ऐसा नहीं कि दो चार बच्चे आंसर करेंगे, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर इन दिस। तो ये आपके यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। एंड अब मुझे यहाँ पे ये बताओ आप लोग, अब इसके लिए हैंड रेज करना, टेल मी समथिंग कि आपका वेंट्रिकल्स के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है ब्लड को फिल करने की। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी यू कैन फाइंड इन द सिंगल वेंट्रिकल में। कितना ब्लड आप फिल कर सकते हो, कितना बाहर निकल जाए वो बात नहीं पूछ रहा आपसे, कितना वेंट्रिकल का कैपेसिटी वहां पे हो जाता है। बताइए सोनाक्षी क्या होगा इसका आंसर। सर 130 ml। बिल्कुल सही, 130 ml इज द अमाउंट ऑफ ब्लड यू कैन फिल इन दोस पर्टिकुलर वेंट्रिकल्स। बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे, राइट, बहुत सही। देन मुझे आप बताइए यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे हार्ट की, वेंट्रिकल्स की, वी टॉक अबाउट द कार्डियक साइकिल, आपका आर्टेरियल सिस्टोल कितना टाइम रहता है, हाउ मच टाइम इज बीन स्पेंड बाय आर्टेरियल सिस्टोल ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए इसका आंसर, ध्रुव क्या होगा। सर 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकंड इज टेकन बाय माय आर्टेरियल सिस्टोल। ओके ठीक है, समवन हैज टू टेल मी कि जब मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो कितना टाइम लगता है, और जब मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो कौन से वाल्व ओपन होंगे और कौन से वाल्व क्लोज होंगे। सो यू हैव टू टेल मी दैट कि जब मेरा वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो कौन से वाल्व ओपन होते हैं कौन से बंद होते हैं। एक तो आप ये मुझे बताओगे, उसके साथ साथ व्हेन दिस एक्चुअली हैपेंस देन व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ओवर देयर। सो ठीक है, मनीषा क्या लग रहा है बताइए। मनीषा, मनीषा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को पहले। ऑलराइट ठीक है, ध्रुव आप बताइए। सर वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए होता है, एबी वॉल्व क्लोज होता है और सेमिन्यूलर वॉल्व ओपन होता है। राइट, ये दो चीजें आपको यहाँ पे होते मिल जाएगी व्हेन माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज गोइंग टू टेक प्लेस। समवन हैज टू टेल मी कि आपका सेमिलुनर वाल्व आपका बंद कब होगा। सेमिलुनर वाल्व जो आपका होता है वो आपका क्लोज कब होता है, दैट इज समथिंग यू हैव टू टेल मी नाउ। सो रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर फॉर दैट। बताइए बताइए, कौन बताएगा इस बार, अपन कोई नया बच्चा पकड़ते हैं हम यहाँ पे। मयंक बताओ, when does the semilunar valve get closed। सर जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। सर देख रहे हैं कैसे देखा है पूछिए। मनीषा आपका माइक ऑन है या। हाय मनीषा, सर मेरे लैपटॉप में अभी नया नया। मनीषा आपका माइक ऑन है, आपको कुछ पूछना है। सर कह रहे ना कि लैपटॉप से देख रहे हैं तो कैमरा नहीं दिखाई दे रहा। आपका कैमरा, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू ओपन योर कैमरा, कोई बात नहीं। आप बस अपना माइक अभी के लिए अभी आप ऑफ कर लो, ताकि जब भी आपको कोई सवाल का आंसर देना हो ना तो आप माइक को ऑन कर सकते हो, या अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो ऑन करके। ठीक है, बाकी आई होप आप मुझे फिलहाल देख पा रहे हो। सर हेलो। बट हेलो हाँ सर। जी, हाँ सर जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप जो क्लास ले रहे हैं ना किस चीज के हाँ बारे में, वो चीज हाँ। शो नहीं कर रही है। अभी नहीं, अभी और मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैं स्टार्ट करूंगा ना तो आपको दिखेगा। अभी तो मैं अच्छा सवाल। अच्छा, वो वही प्रॉब्लम दिख रहा है हमको हमको सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, आपका वो फेस सब हाँ, दिखा रहा है बट प्रॉब्लम। राइट राइट, थैंक यू थैंक यू। ओके। समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी स्क्रीन शेयर करूंगा ना उसके बाद आपको दिखेगी बहुत सारी स्लाइड्स जी। गुड ठीक है, इवनिंग सर। गुड इवनिंग इरम, गुड इवनिंग हिमानी एंड अप्सरा, गुड इवनिंग। ठीक है हिमानी, अप्सरा लेट हो गया आप। ठीक है चलिए, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर नाउ एंड थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर।
ऑलराइट, आई थिंक अब आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी. दिस इज समथिंग नाउ एवरीवन कैन ऑब्जर्व, है ना. सो नाउ हमने कार्डियक साइकिल हमारे यहाँ पे कर लिया था, जो आपका टोटल 0.8 सेकंड का होता है. आर्टरियल सिस्टोल विल टेक 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल टेक 0.3 सेकंड, एंड जॉइंट डायस्टोल आपका लेता है यहाँ पे 0.4 सेकंड. जब आपका जॉइंट डायस्टोल होगा, जब आपके दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे और आपके आर्टरिया वैसे भी रिलैक्स स्टेट में है, उस टाइम पे आपका सेमिलुलर वाल्व आपका बंद होगा. दैट इज व्हेन द सेमिलुलर वाल्व विल गेट क्लोज्ड. ये स्लाइड याद रखना, हमेशा याद रखना कि आपका 70% ब्लड तो आपका वैसे ही आ जाता है. 70% ब्लड आपका आर्टरिया से आपका आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर. बाकी 30% को पुश करने के लिए यू नीड अ आर्टरियल सिस्टोल. सो ये अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नो. तो जब आपका हार्ट रिलैक्स्ड है तो आपका ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में आराम से आएगा, क्योंकि वो टाइम पे आपके वाल्व यहाँ पे ओपन होंगे, एवी वाल्व आपके यहाँ पे ओपन होंगे, राइट. देन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यू विल फाइंड द ब्लड विल गो ईदर टुवर्ड्स द लंग्स और टुवर्ड्स द बॉडी, राइट. आपका सेमिलर वाल्व यहाँ पे ओपन होगा एंड एवी वाल्व आपके यहाँ पे क्लोज हो जाएगा. देन वाल्व का काम क्या होता है हम यहाँ पे जानते हैं. दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. बैकफ्लो ऑफ ब्लड यहाँ पे आपका अवॉइड कर लिया जाता है. वी हैव सीन द कार्डियक आउटपुट. क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या होता है आपका हार्ट बीट. आपका हार्ट बीट भी इंक्रीज किया जा सकता है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है. अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज किया जाएगा तो सिंपल सी बात है, आपका कार्डियक आउटपुट आपके यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा. तो ये हमने यहाँ पे देखा था, मैंने आपको ये बताई थी ये बात कि ये एथलीट्स के अंदर काफी ज्यादा होता है. एथलीट्स के अंदर आपका जो कार्डियक आउटपुट जो उनका होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा होता है. उनका हार्ट बिल्ड हो चुका होता है इस तरीके से कि वो ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो मोर अमाउंट ऑफ ब्लड विल कम आउट फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द वेंट्रिकल्स. ये होता है एथलीट्स के अंदर. ओके, सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन. ये एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कैसे आपके यहाँ पे कार्डियक आउटपुट भी आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है. सो दैट इज समथिंग हमने पिछले क्लास में देखा था. तो ये हम यहाँ पे सीख चुके हैं, समझ चुके हैं. दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन. अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ माय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ये आपका एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने हार्ट की एक्टिविटी को आप मॉनिटर कर सकते हो. सो दिस इज अ वे, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच आई विल फाइंड यू कैन एक्चुअली मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. क्या आपका हार्ट सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, यू कैन गेट टू नो यूजिंग माय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इस मशीन के थ्रू आप यहाँ पे पता लगा सकते हो. So ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle. To obtain the standard ECG, a patient is connected to the machine. Patient को मशीन से आप कनेक्ट करते हो with 3 electrical leads. एक लीड आपकी लगी होती है आपके दोनों रिस्ट के ऊपर, वन ऑन ईच रिस्ट. दोनों रिस्ट के ऊपर आपके यहाँ पे लीड, आपका इलेक्ट्रिकल लीड आप वहां पे लगा लेते हो. उसके साथ लेफ्ट एंकल के ऊपर लगा लेते हो अपना यहाँ पे एज अ वन मोर लीड. तो आपने एक बार अपने इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया. उसके साथ साथ याद रखना इलेक्ट्रोड्स को आप इवन प्लेस करते हो अपने हार्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर. सो आफ्टर प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड्स ओवर हियर, यू आल्सो प्लेस द इलेक्ट्रोड्स ऑन द चेस्ट एज वेल. सो इलेक्ट्रोड्स आर आल्सो प्लेस्ड. Also placed chest. That continuously monitor the heart activity. ये आपके continuously हार्ट की एक्टिविटी को यहाँ पे मॉनिटर करते हैं. That continuously monitors the heart activity. ठीक है. तो आपने जब ये इलेक्ट्रोड्स अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर प्लेस कर दिए, नाउ यू कैन सी कि आपके हार्ट के डेट को आप अपने स्क्रीन के ऊपर अपने यहाँ पे आप देख पाओगे. अब हम यहाँ पे समझेंगे ये कि आपकी हार्ट की एक्टिविटी स्क्रीन पे आपकी दिखती कैसी है. हाउ दैट ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक. तो दिस ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. आपका ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे दिख जाएगा. सो यू कैन सी PQRST आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाता है. सो दिस इज व्हाट माय ECG हम सब का ऐसा ही दिखेगा. ऐसा ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है. हमें यहाँ पे क्या समझना है कि हर एक यहाँ पे वैल्यू का, हर एक यहाँ पे मार्किंग का मतलब क्या है. व्हाट डज P, QRS एंड T स्टैंड्स फॉर. ये यहाँ पे इनका मतलब यहाँ पे क्या होता है. दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. सो P स्टैंड्स फॉर माय डीपोलराइजेशन ऑफ माय आर्टरिया. ये जो P आपको वेव जो आपके यहाँ पे दिख रही है ना, P जो वेव आपके यहाँ पे जो थोड़ी शार्प है, P वेव इज गोइंग टू बी योर means depolarization of the arteria. Depolarization of arteria.
अब डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया मतलब यहाँ पे आपका क्या होता है, दैट मींस मेरे आर्टरिया जो यहाँ पे होंगे, दीज आर्टरिया विल अंडरगो डीपोलराइजेशन, मतलब दे विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, सो इट इज अ सिस्टोल ऑफ द आर्टरिया, आर्टरियल सिस्टोल। तो ये जो पी वेव आपको यहाँ पे दिख रही है, इसका मतलब आपका होता है आपके आर्टरिया यहाँ पे सिस्टोल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आर्टरिया ने अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसका आपको यहाँ पे एक साइन मिल जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एसए नोड। यू नो दैट एसए नोड से जैसे नर्व इंपल्स निकलेगा, माय आर्टरिया विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, और उसकी वेव आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। दैट इज माय डीपोलराइजेशन ऑफ माय आर्टरिया। देन आपको मिलेगा आपको यहाँ पे नेक्स्ट वेव इज माय क्यूआरएस। अब क्यूआरएस अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो क्यूआरएस स्टैंड फॉर माय डीपोलराइजेशन ऑफ माय वेंट्रिकल्स। This QRS will stand for your depolarization of my ventricles. अब जब मैं कर रहा हूं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स माय वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसका मतलब आपको यहाँ पे होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो वेंट्रिकल्स विल अंडरगो द सिस्टोल यहाँ पे। So depolarization of ventricle is something which will be happening. That's the systole of the ventricles. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. That's the second thing you have to know. So P wave is my depolarization of my arteria and ventricles के आपका जब होता है आपका systole, तो आपका QRS आपको यहाँ पे उसे define कर रहा है. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको यहाँ पे? What is this distance यहाँ पे? तो आपको याद ही रखना है ये जो डिस्टेंस आपका पे दिख रहा है ना, दैट मीन्स व्हाट? इतना टाइम लग रहा है मेरे ऐसे नोड से नर्व इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में। मेरे नर्व इंपल्स को जो टाइम लगता है ना आपके ऐसे नोड से पहुंचने तक वेंट्रिकल्स तक, वो डिस्टेंस आपका पे दिख रहा है। दैट इज अ डिस्टेंस यू कैन सी ओवर देयर। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप अज्यूम करो कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। नागेश बताइए क्या सवाल है आपका? नागेश हैज अ क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। इरम हैज अ क्वेश्चन, बताइए इरम। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अच्छा सबके साथ मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या कुछ के साथ ही हो रही है मेरी वॉइस ब्रेक? नो सर। नहीं हो रही सर। नहीं हो रही सर। ठीक है ऑलराइट ओके। देखो ये आपका नॉर्मली आपका यहाँ पे बन जाता है आपका ईसीजी का वेव आपका यहाँ पे। सो यू हैव दिस पी, you have this QRS and you have a T. अब आपको यहाँ पता है याद क्या रखना है इसके अंदर? कई बार क्या हो सकता है कि आपको वेव कुछ ऐसे दिखे, यहाँ पे क्या हुआ, P और Q के बीच में आपका एक सडन डिस्टेंस है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये डिस्टेंस मेरा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो क्या आप मुझे इसमें कुछ बता सकते हो? कैन एज अ समवन हु अंडरस्टैंड बायोलॉजी कैन यू टेल मी समथिंग ओवर हियर? अगर मेरा P और Q के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस इतना अगर मुझे ज्यादा दिख रहा है तो इसके बेसिस पे क्या आप मुझे बता सकते हो कि हार्ट में क्या हो रहा है? थोड़ा बता सकते हो, मुझे कोई बीमारी का नाम नहीं जानना, बट कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द थिंग हैपनिंग ओवर हियर? Raise your hand to answer this. You have a large distance between the P and a QRS. P stands for my arterial systole. My QRS stands for my ventricular systole. Simple. P wave मुझे बता रही है कि मेरा आर्टरी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, QRS मुझे बता रही है मेरे यहाँ पे कि मेरे यहाँ पे वेंट्रिकल से मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। You have to tell me कि अगर P and Q के बीच में अगर इतना डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इससे आप क्या मुझे बता सकते हो? What you can tell me over here? क्या हो रहा है हार्ट के अंदर? No one. ट्राई कर लो, गलत तो गलत, वैसे भी ये कोई ऐसे टेक्स्ट बुक वाला सवाल है नहीं, सो यू कैन एक्चुअली गिव अ इनकरेक्ट आंसर इन दिस। इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। बताइए ध्रुव क्या लग रहा है आपको? सर ये बता रहा है आर्टिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बीच का टाइम डिफरेंस। हाँ, सो टाइम डिफरेंस तो मुझे लग रहा है कि यार ये टाइम तो ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। कैन यू टेल मी ये क्या रीजन हो सकता है ये टाइम डिफरेंस होने का? सर द जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स बाय एस नोड और ए बी नोड से जो निकल कैरी फॉरवर्ड कर रहा है उसका जरा टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, राइट, ओके, सो दैट्स वन। एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम काफी लग रहा है वहां तक पहुंचने में। बताइए मयंक क्या लग रहा है आपको?
सर हमारे एवी नोड में या बंडल ऑफ हिज में और इनकेंजी फाइबर्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक चीज हो सकती है, ये बात भी इसकी सही है मयंक की देयर शुड बी सम इशू विद द एवी नोड या बंडल ऑफ हिज या परकिंजी फाइबर, इसलिए शायद डिले हो रहा है, राइट? सोनाक्षी आपको क्या लग रहा है? सर ऐसे नोड से एवी नोड तक नर्व इम्पल्स पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है। वो तो है, व्हाई दिस मस्ट बी हैपनिंग, ये बात तो आपकी सही है, आपके ध्रुव की बाकी की बातें सही है। ऑलराइट, नैतिक वांट टू ऐड समथिंग इन दिस, बता दो। सर एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज की वजह से। ब्लॉकेज हो, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी यहाँ पे। एंट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज, यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसे एक्सप्लेन करो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओके, तो यहाँ पे होता क्या है ना, व्हेन यू फाइंड समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, that can simply means that there are some cardiac muscles which are damaged in between. आपके कुछ कार्डियक मसल्स अगर आपके यहाँ पे डैमेज होंगे ना, द कार्डियक मसल बिटवीन द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में, इफ सम कार्डियक मसल्स आर डैमेज, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका नर्व इंपल्स पहुंचने में यहाँ पे टाइम लग रहा है, आपका नर्व इंपल्स पहुंचने में यहाँ पे टाइम लगेगा इफ यू हैव डैमेज कार्डियक मसल। तो इसका एक नहीं मल्टीपल रीजंस आपके यहाँ पे हो सकते हैं। इफ यू हैव अ डैमेज कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल, तो वहां से नर्व इंपल्स पहुंचने में टाइम लगता है, देन यू कैन हैव अ नर्व इंपल्स माइट टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच ओवर देयर। अब जैसे कि आप लोगों ने सबने यहाँ पे देखा कि नर्व इंपल्स जाने में टाइम लग रहा है, ऐसे नोट से आपका नर्व इंपल्स जो पहुंचा है वहां पे उसमें टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज आपके कार्डियक मसल में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, या फिर जैसे कि रोहन ने या किसी ने बताया कि आपका कई बार हो सकता है कि आपका परकिंजिन फाइबर आप वहां पे काम नहीं कर रहा, या देयर इज सम इशू द बंडल ऑफ हिज, सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट आई कैन फाइंड कि मेरे यहाँ पे क्यूआरएस आने में टाइम लग रहा है। सो ये आपको याद रखना है। पता है आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? आपसे बीमारी का नाम कभी नहीं पूछा जाएगा, आपको बस ये याद रखना है कि अगर मेरे ईसीजी के ग्राफ के अंदर कोई चेंजेस हुए, दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ इशू विद द हार्ट, सिंपल। अगर मेरे ईसीजी के ग्राफ के अंदर कोई भी चेंजेस होते हुए मुझे यहाँ पे मिले, दैट मीन्स देयर इज समथिंग हैपनिंग विद द हार्ट। तो कोई भी चेंज, चाहे वो छोटा सा चेंज क्यों ना हो, दैट विल टेल यू नंबर ऑफ थिंग्स। वो चेंज के जैसे बीमारी कौन सी हो रही है वो बीमारी आपको नहीं जाननी, बट इतना याद रखना कि कुछ भी चेंज हुआ, यू विल फाइंड देयर इज सम काइंड ऑफ इशू विद द हार्ट, देयर इज सम काइंड ऑफ कार्डियक इशू ओवर देयर, ये बात याद रखनी है। चलो, सो नाउ वी हैव सीन द पी वेव एंड क्यूआरएस एंड देन वी हैव द टी वेव आपके यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं पी वेव हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ आर्टरिया। यहाँ पे हम करें हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय बोथ आर्टरिया। देन यू हैव अ क्यूआरएस, रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ माय वेंट्रिकल्स which initiates the ventricular contraction. तो यहाँ पे आपका हो रहा है ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. So that's your systole of my ventricles. And then end में आपका यहाँ पे आएगा T wave. ये represent आपका यहाँ पे कर रहा है return of the ventricles from the excited to normal state. That is my repolarization. मेरे ventricles अब मेरे यहाँ पे relax हो रहे, they are getting back into the normal state. तो जब मुझे यहाँ पे T wave मिलता है, so T wave determines my relaxation, और I would say my ventricles are now coming back to the normal state के अंदर, वापस से वो normal state में आ रहे हैं, और इसको हम यहाँ पे बोलेंगे as a repolarization। तो जब मेरा contraction हो रहा था तो उसे बोल रहा था यहाँ पे as a depolarization। जब मेरा यहाँ पे relaxed हो रहा है, मेरा यहाँ पे हार्ट यहाँ पे, I am going to call it as a repolarization मेरे यहाँ पे हो रहा है। The end of the T wave marks the end of the systole। बिल्कुल T wave मेरे यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके साथ मेरा systole भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ये हो गई आपके यहाँ पे पी क्यू आर एस एंड टी। सो दीज आर द वेव्स, ये वेव्स आपको याद रखनी है कि मेरा जो टी वेव यहाँ पे होगा, दैट विल टेल मी अबाउट द रीपोलराइजेशन ऑफ माय वेंट्रिकल्स। मेरे वेंट्रिकल्स मेरे यहाँ पे वापस से नॉर्मल स्टेट में यहाँ पे आ रहे हैं। क्यू आर एस के अंदर देवर अंडरगोइंग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे, और पी वेव आपको बता रही थी आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय आर्टरिया। तो इतनी बातें आपको बहुत क्लियर कट इसके अंदर याद रखनी है। व्हाट इज माय पी, क्यू आर एस एंड टी वेव टेल्स मी। पी वेव आर्टेरियल सिस्टोल, QRS is my ventricular systole, and my T wave tells me about my diastole of my ventricles, and end of the T wave simply means कि मेरा systole यहाँ पे खत्म हो चुका है। Systole मेरा यहाँ पे ultimately अब खत्म हो जाता है। This is what my PQRS will stand for। अब नीट के अंदर क्या होगा, आपके सामने जो सवाल आएगा बड़ा आसान आएगा। इधर they will ask you very simple question कि P क्या होता है, QRS क्या होता है, T क्या होता है, ventricular systole क्या होता है, that's my QRS wave। That's the kind of question they will ask you। अगर आपको उन्होंने मेंशन किया है कि आपके ग्राफ के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं,
तो समझ जाओ देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर आपका वहां पे। आई गिव यू वन ऑफ द एग्जांपल इन दिस, एक दो एग्जांपल आपको यहाँ बताता हूँ। आप इस सवाल को देखो, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान सा सवाल है आपके यहाँ पे, आप सब लोग कर सकते हो इसे। जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। इसलिए हैंड रेज करो। टी क्या है, क्यू आर एस क्या है, टी क्या है, एंड देन यू हैव द ऑप्शन डी यहाँ पे। अब मैं बता रहा हूँ ऑप्शन डी के बारे में अगर आपको ज्यादा कुछ मालूम ना हो ना तभी आप निकाल सकते हो यहाँ पे। सिमरन क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे बताओ। सर ऑप्शन बी। आपको यहाँ पे बी लग रहा है। युवराज? सर बी। कार्टून वाला बी। हर्षा एंड रिया? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलो बी लग रहा है आपको भी। चलो हम यहाँ पे देखते हैं। सो पी वेव के साथ तो आप यहाँ पे जानते हो क्या जाएगा, पी वेव विल गो फॉर विद माय डीपोलराइजेशन ऑफ माय आर्टरिया। आपके फोर्थ के साथ ही आपके यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। देन यू हैव द क्यूआरएस, हमने बोला था क्यूआरएस मतलब आपको यहाँ पे क्या, डीपोलराइजेशन या सिस्टोल ऑफ माय वेंट्रिकल्स। सो क्यूआरएस स्टैंड फॉर माय डीपोलराइजेशन ऑफ माय वेंट्रिकल्स, दैट्स माय क्यूआरएस। देन यू हैव अ टी वेव आपके यहाँ पे, T wave stands for my repolarization of my ventricles. C के साथ मेरे यहाँ पे क्या आएगा, repolarization of my ventricles आपके यहाँ पे। अब रहे यहाँ पे क्या जाता है, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव। मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपके ईसीजी के अंदर कोई भी अगर चेंजेस होते हुए आपको वहां पे दिख रहे हैं, समझ जाओ इट हैज टू डू सम काइंड, इट हैज टू डू विद सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर। कोई ना कोई वहां पे डिसऑर्डर या कोई ना कोई वहां पे कार्डियक इशू आपका वहां पे होगा। अगर आपके पास रह क्या गया, यू हैव टू ऑप्शंस, यू हैव ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 5 यहाँ पे। जब लिखा हुआ है यहाँ पे रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव, आप आंखें बंद करके कह सकते हो कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई वहां पे बीमारी है हार्ट को, या कोई ना कोई डिजीज कंडीशन आपके हार्ट की वहां पे आ रही है। सो दैट इज व्हाई आई विल से मेरा डी के साथ मेरे यहाँ पे ऑप्शन 3 बन जाएगा एज अ करेक्ट आंसर। इवन तो हमें ये बीमारी नहीं मालूम, इवन तो वी डोंट नो व्हाट इज माय कोरोनरी इस्केमिया क्या होता है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, हमें जानना भी नहीं है। ये कोई बाहर की कंडीशन है जो हमें जानना भी नहीं है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर कोई भी आपका चेंजेस होते हुए मिलता है आपको पी क्यू आर एस टी के अंदर, दैट एक्चुअली मीन्स सम काइंड ऑफ हार्ट कंडीशन। और इसलिए मैं यहाँ पे डी को मैं यहाँ पे 3 के साथ यहाँ पे मैच कर सकता हूँ। तो अगर आपको 3 के बारे में या इस कंडीशन के बारे में मालूम नहीं भी था तब भी आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। तो प्लीज एक बार फिर सब लोग यहाँ पे याद रखना दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ईसीजी, जब भी हम यहाँ पे ईसीजी की बात करते हैं तो आपको बहुत क्लियरली याद रखना है पी क्या होता है, क्यूआरएस क्या होता है एंड आपका टी क्या होता है। और इसके अंदर कोई भी अगर चेंजेस होते हुए आपको मिले, दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ कार्डियक इशू। अगर आपका ग्राफ नॉर्मल से अलग दिख रहा है सो देयर इज सम काइंड ऑफ कार्डियक इशू। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कभी भी नीट एग्जाम में कोई कार्डियक इशू जो आपका इनसाइड में मेंशन नहीं है उसके रिलेटेड आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा भी तो वो ऐसा आएगा जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको आपका आंसर वैसे ही मिल जाता है। अब मुझे बताओ क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। कितना देखो, कई बार क्या होता है ना कि आपका क्यू आर एस टी भी आपका बड़ा से बड़ा सा आपको मिल सकता है। अगर ऐसा भी कुछ होता है ना, दैट ऑल्सो मीन्स दैट देयर इज सम काइंड ऑफ कार्डियक इशू। जनरली देखा गया है कि आपका क्यू आर एस बड़ा सा होता है, क्यों आता है तब व्हेन यू हैव दिस हार्ट अटैक की कंडीशन, देन द क्यू आर एस इज गोइंग टू बी स्लाइटली elongated one. So any changes over there, and that means there is some kind of heart disease over there, heart condition over there. So that is why, particularly, this is going to be your ECG. That's what you have to know in this. That's my electrocardiograph, and it's a very good diagnostic tool. याद रखना ये एक बहुत important diagnostic tool है। अगर किसी को हार्ट को लेकर कोई कंडीशन है तो उसको इस तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है, और मॉनिटर भी किया जाता है लंबे टाइम के लिए, एक एक दो दो दिन के लिए मॉनिटर किया जाता है ताकि आप पता लगा सको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। So that's what we will do in this, right? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, these are the things we have done यहाँ पे। Now let's move on to your double circulation. क्या होता है आपके यहाँ पे डबल सर्कुलेशन? Let's try to have a look at that. इसको मैं पहले शॉर्ट में समझाता हूँ। Whenever you talk about the double circulation, तो यहाँ पे हुआ क्या, you have your heart, you have, एक सेकंड रुक जाओ, there's going to be a heart,
नाउ व्हाट हैपेंस इन डबल सर्कुलेशन, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, इसमें आपको दो टर्म्स याद रखना है। एक होता है आपके यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन, यू हैव योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब भी आपके सामने टर्म आएगा, आपको अपनी सर्कुलेटरी पाथवे कहाँ से स्टार्ट करना है। आपका पल्मोनरी का वाला होता है आपका लंग्स की तरफ आप जाएगा ब्लड, आपका ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, तो कहाँ से जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल से। So from right ventricle, the blood will go towards the lungs. So from here, the blood will go towards the lungs. ठीक है, so from right ventricle, I will find the blood will go towards the lungs. लंग्स के अंदर जाने के बाद लंग्स से आपका ब्लड वापस आएगा आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। कैसे आएगा, वाया माय पल्मोनरी वेन। सो लंग्स से मेरा ब्लड फिर जाएगा पल्मोनरी वेन के पास, पल्मोनरी वेन के पास, और पल्मोनरी वेन से मेरा जो ब्लड होगा, इट विल कम बैक इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। So right ventricle से the blood will go towards the lungs, lungs से pulmonary vein and then into left atrium. ये जो सर्किट हमने बनाया है, this is a circuit of my pulmonary circulation. इतने सर्किट को हम बोलते हैं यहाँ पे as a circuit of my pulmonary circulation. याद रखना, हमारे पास 4 चेम्बर है, आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपका सेपरेटली आपका फ्लो करता है। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपको याद रखना है that my deoxygenated blood from my right ventricle will go towards the lungs. लंग्स से आपको जो ब्लड आएगा that will be the oxygenated blood, और ये ब्लड आपका भेजा जाता है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर वाया माय पल्मोनरी वेन। तो दिस इज अ सर्किट, ये जो सर्किट हमने बनाया है आपके यहाँ पे, दिस इज अ सर्किट ऑफ माय पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, लेट्स हैव अ लुक। Deoxygenated blood from the right ventricle is pumped into the pulmonary artery के through, it will go towards the lungs. ठीक है, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium. ये जो सर्किट है ना आपका छोटा सा सर्किट, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपल। सिमिलरली यू हैव अ सिस्टमिक सर्कुलेशन आपके यहाँ पे, उसी तरीके से आपका यहाँ पे होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो यू आल्सो हैव योर सिस्टमिक। ये थोड़ा सा सर्कुलेटरी पाथवे आपका लंबा होता है, लेकिन है सिंपल। आपको पता है याद क्या रखना है, जब भी आप सामने पल्मोनरी सर्कुलेशन आएगा तो आपका रखना है आपका राइट वेंट्रिकल से ये चालू होगा। राइट वेंट्रिकल से इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स। पल्मोनरी आ गया ना, तो राइट वेंट्रिकल से आपको कहानी स्टार्ट करनी है। सिस्टमिक सर्कुलेशन आपके सामने आया, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ से ब्लड आपका कहाँ पे जाता है, वेयर डज द ब्लड गो? राइट वेंट्रिकल। राइट एंट्रियम। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लाएगा aorta से बॉडी को। एग्जैक्टली बॉडी। right, so via aorta it will go throughout the body. So via aorta it will go throughout the body. So सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर जाने के बाद वो एक्सचेंज करेगा अपना यहाँ पे गैसेस। सो बेसिकली यहाँ से आपका क्या जा रहा है, आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड आपका यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल वाया aorta थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी के पास पहुंचने के बाद आप क्या करते हो, मतलब टिश्यू के पास पहुंचने के बाद आप वहां पे क्या करोगे, आप एक्सचेंज करोगे अपने गैसेस को। आपका जो O2 होगा, CO2 होगा, आपने वहां पे एक्सचेंज कर लेना है। एक बार आपने वहां पे सब कुछ सक्सेसफुली एक्सचेंज कर लिया, देन यू विल ब्रिंग बैक द ब्लड बैक इनटू द आर्टरिया। कौन सा आर्टरिया? राइट आर्टरिया के अंदर। तो पूरा ट्रैवल करेगा ब्लड आपको वहां पे, एंड द ब्लड विल ट्रैवल, विल गो टू द बॉडी, विल गिव टुवर्ड्स द टिश्यू की तरफ जाएगा आपका ब्लड। यहाँ पे टिश्यू की तरफ जाने के बाद हम क्या करोगे, गैसेस एक्सचेंज, एंड देन व्हाट विल हैपन, दिस ब्लड नीड्स टू बी ब्रॉट बैक इनटू द राइट आर्टरियम, एंड इसको राइट आर्टरियम में लेके कौन आता है अल्टीमेटली, विद द हेल्प ऑफ माय वेना केवा। वेना केवा की मदद से, सो यूजिंग माय वेना केवा you'll find the blood will come back into the right atrium. राइट आर्टरियम के अंदर आपका ब्लड यहाँ पे आपका आ जाता है। तो ये सर्किट आपका कैसा है, सर्किट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब भी आपके सामने टर्म आएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन, सर्किट आपका स्टार्ट करेगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, विल गो टू थ्रू आउट द बॉडी वाया aorta, एंड aorta से ट्रैवल करके, इट्स अ ब्लड वेसल, इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी से अलग अलग टिश्यू तक ये जाएगा, मतलब हर जगह पे ये जाएगा, एक्सचेंज करेगा गैसेस को, एंड देन वाया वेना केवा आपका जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपके यहाँ पे होगा, उसका वापस लेके आओगे आपके यहाँ पे राइट आर्टरियम के अंदर। योर डीऑक्सीडेटेड ब्लड विल ब्रॉट इनटू द राइट आर्टरियम।
ये जो सर्किट आपका यहाँ पे बन रहा है, दिस सर्किट इज कॉल्ड एज माय सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये आपके दो सर्कुलेटरी पाथवे आपके होते हैं जो आपके इंडिपेंडेंटली आप यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। हमारे अंदर मिक्स सर्कुलेशन नहीं होता, हमारे अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका सेपरेटली यहाँ पे फ्लो करता है, एंड दैट इज मच मोर बेनिफिशियल। ये आपका हद से ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। बताइए राम, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर टी वेव एक बार दोबारा बता दीजिए। अरे टी वेव पे अटक गए आप, रुको मैं बाद में देखते हैं। लेट्स डू दिस थिंग एंड देन विल कम बैक टू द टी वेव के ऊपर। सो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली हमने यहाँ पे। नाउ लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्टेटमेंट्स अगेन। इस पे ध्यान दो राम, इस पे ध्यान दो भी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट यू हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे एंटरिंग द aorta carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissue. So aorta के थ्रू आप बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाओगे via arteries, arterioles and tissue तक आप पहुंचोगे वहां पे। उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स। सो आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका वहां पे होगा वो आप बनाओगे और वेन्स के थ्रू आप लेके आओगे वाया वेना केवा इनटू द राइट आर्टरियम। सो दिस सर्किट इज कॉल्ड एज माय सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो। पल्मनरी क्या होता है, सिस्टमिक क्या होता है, ये आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये चीज आपके लिए जानना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। सो यू कैन सी द पाथवे यहाँ पे, यू कैन वेरी क्लियरली सी द पाथवे इन दिस। सो जब भी हम बात करते हैं हमारे पे पल्मनरी सर्कुलेशन की, तो आप स्टार्ट करोगे राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से द पाथवे इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ पल्मनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, वाया पल्मनरी आर्टरी यू आर गोइंग टू द लंग्स, लंग्स तक आप यहाँ पे पहुंच गए। लंग्स से बनाई आपकी यहाँ पे पल्मनरी वेन, वो लेके आती है आपके ब्लड को इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी पाथवे खत्म, बस इतना ही था। सो पल्मनरी सर्कुलेशन इज मच मोर स्मॉलर एंड शॉर्टर देन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेकिन जब मैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करता हूं तो मेरा वो चालू होगा यहाँ से, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से क्या होगा, वाया aorta, देखो यहाँ पे aorta यहाँ पे बना, वाया aorta इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में जाएगा, ब्लड सप्लाई करेगा बॉडी पार्ट्स को, और फिर वही कैपिलरीज आपकी वापस बनाएगी आपकी वेन्स। एंड अब ये वेन्स ट्रेवल करके आ रही है और अल्टीमेटली वाया वेना केवा के थ्रू यू विल फाइंड देम गेटिंग इनटू द राइट आर्टरियम। दिस विल बी कॉल्ड एज माय, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मनरी सर्कुलेशन आपके यहाँ पे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सारे बॉडी टिश्यूज को जो ब्लड मिलता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो किससे मिलता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से या पल्मनरी सर्कुलेशन से? बिल्कुल, सिस्टमिक सर्कुलेशन से आपको मिलेगा आपका वो सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द वन जिसकी वजह से आपके पूरे बॉडी को आपको मिलता है आपके यहाँ पे ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई आपको मिल जाएगा, राइट। जो सर्कुलेटरी पाथवे जाता है लंग्स के पास उसको हम क्या बोलते हैं, pulmonary. That's the only thing you have to, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इतनी बात आपको याद रखनी है। This is the only thing you have to know. इतना रखना, एवोल्यूशनरी स्केल के ऊपर ये आपके लिए बहुत एडवांटेजेस आपके लिए होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजेस थिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एवोल्यूशनरी स्केल। आपका ब्लड सप्लाई जो किया जाएगा इट विल बी ऑक्सीजन रिच एंड टिश्यूज विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन, जो आपको एम्फीबियन रेप्टाइल में देखने के लिए आपको नहीं मिलता, ठीक है। नाउ one more picture just to make you understand. I hope the story is very much clear to all of you. Okay. Now let's talk about my blood capillaries, arteries and veins. इनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. Again, a very simple and important topic. So you have your arteries, veins and capillaries, right? Consist of 3 layers. Okay, so you will have 3 layers यहाँ पे आपकी. So what are these 3 layers आपके यहाँ पे? You have a tunica externa, tunica media and tunica intima. These are the 3 layers you will be finding in the blood vessel के अंदर. आपको ये 3 लेयर आपको मिलती है देखने के लिए. मैं आर्टरी की बात करूँ या वेन की बात करूँ, मुझे 3 लेयर वहां पे देखने को मिल जाएगी. अगर मैं कैपिलरी की बात करता हूँ ना, अगर मैं सिर्फ कैपिलरी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, then capillary will only have a single layer, tunica intima. That's the only layer I'll find over there. लेकिन बाकी 2 की अगर मैं बात करता हूँ, then you'll have media, externa, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे देखने के लिए. Okay. So tunica media is completely thin in the veins. तब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं. Let's have a look at this picture. ये पिक्चर को आप देख लो और समझ लो हमेशा.
राइट साइड में है आपके यहाँ पे आर्टरी। आर्टरी के अंदर ये जो बीच में जो होल है ना, इसे हम कहते हैं ल्यूमेन। सो बीच में जो आपका होल है जहां से ब्लड फ्लो करेगा, दैट्स माय ल्यूमेन। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ल्यूमेन, जो वहां पे लेबल किया हुआ है। अब ल्यूमेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ल्यूमेन आपका यहाँ पे है नैरो। ल्यूमेन जो आपका यहाँ पे होगा ये आपका काफी छोटा सा होगा, सो यू कैन हैव वेरी नैरो ल्यूमेन। सो नैरो ल्यूमेन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, राइट। अब इसके अलावा व्हाट यू गेट टू सी इन दिस, इसके अलावा यू विल गेट टू सी कि आपकी जो मस्कुलर लेयर है आपके यहाँ पे, दे हैव अ थिक स्मूथ मसल लेयर। आपकी जो मसल लेयर आपको यहाँ मिलेगी यहाँ पे बीच में देखने के लिए, वो आपके यहाँ पे काफी थिक होगी। सो यू हैव अ थिक मस्कुलर स्मूथ लेयर विल बी सीन इन द आर्टरी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि वाई आर्टरीज आर टू बी सो स्ट्रॉन्ग? क्यों आर्टरी के अंदर आपने इतनी ज्यादा मस्कुलर लेयर बना के रखी हुई है? इतने ज्यादा मसल्स या इतने थिक मसल्स आपने आर्टरी में क्यों रखे हुए? बताइए नागेश, बोलिए। सर क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। Really? बताओ युवराज। बट सही है काफी, इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। बताइए युवराज, व्हाई? हर्षा बताओ, व्हाई वी हैव सच थिक मस्कल्स यहाँ पे? थिक सर मस्कुलर आप लेयर ब्लड होता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है इसलिए। हाई प्रेशर से फ्लो करता है। याद रखना, जो आपका आर्टरीज में जो आपका ब्लड फ्लो करेगा, इट विल मूविंग इन अ वेरी हाई प्रेशर। और वो हाई प्रेशर की वजह से यू नीड टू हैव अ थिक मसल्स यहाँ पे। अगर आपका हाई प्रेशर अगर आप यहाँ पे रहेगा ना ब्लड फ्लो का, सो यू नीड टू हैव दिस थिक मस्कुलर लेयर आपको चाहिए, और एल्स आपकी आर्टरीज ब्रेक हो सकती है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो यू विल हैव दिस मसल्स, यू विल फाइंड इन दिस will be thick because the blood flows in arteries is going to be moving in a very high pressure। बहुत high pressure से आपका blood flow कर रहा होता है compared to my veins, ज्यादा pressure यहाँ पे आपका लग रहा होता है। So that's one thing you have to know। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है रखना। So you have a thick muscular layer you will find in the arteries के अंदर। क्यों है ये आपको पता चलेगा, बिकॉज आपका ब्लड प्रेशर आपके पास काफी ज्यादा होगा। Then we have the center, we have a lumen। lumen आपका पे छोटा होता है, so lumen is going to be very small over there। And then you have the outer layer, you have a outer layer of my connective tissue आपको मिलेगी यहाँ पे आपके दिखने के लिए। ठीक है, एंड देन इनसाइड पे यू हैव द एंडोथेलियम। एंडोथेलियम तो आपकी इनर मोस्ट लेयर आपकी होती है। एंडोथेलियम मतलब ये वाली, ये जो बात करें यहाँ पे टुनिका इंटीमा, दैट्स माय एंडोथेलियम, ये आपको मिलती है। मीडिया इज अ मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल, जो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिल रही है आपके आर्टरी के अंदर, राइट। टुनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन माय वेन्स, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। एंड देन यू हैव द आउटर लेयर टुनिका एक्सटर्ना, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दिस वन इज अ आउटर लेयर, ये हमारे यहाँ पे आउटर लेयर। अब मैं यहाँ पे वेन को ऑब्जर्व करता हूँ, तो वेन मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट वेन विल हैव अ ल्यूमेन। यहाँ पे इसका थोड़ा बड़ा है, सो यू कैन सी द ल्यूमेन इज गोइंग टू बी लार्ज, सो हैव अ लार्ज ल्यूमेन। यहाँ पे आपकी जो मिडल लेयर है, जो मसल से स्मूथ लेयर से बनी हुई आपकी जो मिडल लेयर है, वो आपके यहाँ पे थिन है। यू कैन सी दैट द मिडल लेयर यहाँ पे जो आपकी दिख रही है, ये आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या थिक नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी थिन। ठीक है, ये आपके यहाँ पे थिन हो जाएगी। एंड उसके अलावा आपका यहाँ पे क्या रहेगा, यू हैव द आउटर लेयर, वो तो आपकी दोनों की कॉमन ही रहती है। आउटर लेयर में डिफरेंस ज्यादा आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे। आउटर लेयर विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि वेन्स विल हैव द वाल्व्स। वेन्स के अंदर आपको वाल्व्स देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाएंगे। वेन्स के अंदर आपको यहाँ पे वाल्व्स देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाता है। सो वेन्स विल हैव द वाल्व्स ओवर देयर। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो यू हैव अ आर्टरी, यू हैव अ वेन्स, एंड दीज आर द डिफरेंसेस यू शुड सी इन दिस। ठीक है, देन यू हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज माय एंडोथेलियम। ये बेसिकली मिलेगा आपको कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी के मैं अंदर बताया था कि आपको कोई ज्यादा लेयर नहीं मिलती, यू हैव अ सिंगल लेयर, दैट्स माय एंडोथेलियम। और यू हैव अ लार्ज ल्यूमेन, सेंटर का ल्यूमेन आप देखो यहाँ पे, यू हैव अ लार्ज ल्यूमेन। याद रखना, कैपिलरी आपकी वो ब्लड वेसल है जहां से आप करोगे अपने यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज। कैपिलरी आपकी वो ब्लड वेसल होती है जहां पे अपने अपना गैसेस एक्सचेंज आपका करना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। दिस इज माय आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होती है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो मिडल लेयर सबसे थिक है आपके आर्टरी की। ल्यूमेन आपका यहाँ पे बड़ा है। अगर आर्टरी और वेन की अगर मैं बात करता हूँ तो वेन का ल्यूमेन यहाँ पे ज्यादा बड़ा होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैपिलरी के बारे में, तो कैपिलरी विल नॉट हैव द आउटर एंड मिडल लेयर, इट विल ओनली हैव द एंडोथेलियम। सिर्फ सिंगल लेयर आपको मिलेगी बाहर की, एंड दैट इज माय एंडोथेलियम, और बीच में आपका होगा यहाँ पे ल्यूमेन। अब कैपिलरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, वो थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान से सुनना। सी, assume that you have a capillary,
someone has a right. Assume that ये आपके यहाँ पे कैपिलरी है. कौन है बेटा जिसका माइक कौन है? प्रतीक्षा मैडम माइक ऑफ करिए अपना. So assume that this is my capillary. ये वाली स्लाइड समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है. अब होता क्या, कैपिलरी तो इस आपकी लोकेशन है जहां पे आपको अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आपका वो लोकेशन यहाँ पे होगा जहां पे आपने क्या करना है, आपका यहाँ से निकल के आ रहा होगा, आपका O2 निकल के आ रहा होगा, आपका CO2 यहाँ पे जा रहा होगा. एवरीथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई आप यहाँ पे कर रहे होते हो. अब कैपिलरी के आसपास समझो यहाँ पे टिश्यू है. कैपिलरी के आसपास आपका यहाँ पे है टिश्यू. दिस इज द टिश्यू यहाँ पे. तो आपकी बीच में ब्रेक हो रही है. मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? अच्छा रुक जाता हूँ 2 मिनट. लेट मी हैव सम कॉफी, सो सब ठीक हो जाएगा. अब ठीक हुई वॉइस मेरी यहाँ पे? अब सही है? सर ठीक. यस. As I told you. ठीक है चलो. Now, so you have a tissue and you have a capillary over here. अब आप जानते हो कि आपका यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे हो रहा होता है. अब जब आपका ब्लड फ्लो करता है कैपिलरी में से ना, याद रखना कैपिलरीज आर समवॉट लीकियर. जब आपका ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा होता है ना, व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग टू द कैपिलरीज, व्हाट हैपेंस, कैपिलरीज आर स्लाइटली लीकी. ये होती है आपकी थोड़ी यहाँ पे लीकी. सो कैपिलरीज आर लीकी. लीकी मतलब अगर जैसे आपके घर पे पाइप अगर लीक कर रहा हो तो क्या होगा, पानी निकलता रहेगा वहां से, राइट. थोड़ा बहुत पानी वहां से निकलता रहेगा हमेशा वहां पे. सेम चीज आपके यहाँ पे हो रही होती है. सो कैपिलरीज में से जब आपको ब्लड फ्लो कर रहा होता है, सो दिस इज द ब्लड व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द कैपिलरीज. एंड जब आपका ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा, सो यू विल फाइंड सर्टेन कंपोनेंट विल कम आउट फ्रॉम द कैपिलरी. कुछ चीजें आपकी कैपिलरी में से निकल के आ रही होती है. एंड दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी योर वाटर, सम मिनरल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द कैपिलरीज. कैपिलरी में से कुछ चीजें निकल के बाहर आ रही होती है, लाइक योर वाटर कंटेंट, थोड़ा पानी आ रहा होता है बाहर. Some minerals are coming out, sodium ions, magnesium ions, right? So this content is getting accumulated nearby the tissue. So tissue के आसपास कुछ content आपका बाहर निकल के यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैं साइड में बाद में लिखता हूँ. But you should know that some content is coming out from the capillary. और वो content आपका यहाँ पे हो रहा है इकट्ठा. तो some content is coming out from the capillary और वो आपका यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है. This कंटेंट और दिस फ्लूइड जो आपके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है ना, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ये जो फ्लूइड आपके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, इस फ्लूइड को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड. राइट. सो दिस इज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो आपके यहाँ पे बनते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा. तो जब आपके यहाँ पे फ्लूइड निकल के बाहर आ रहा होता है ना, व्हेन यू फाइंड दिस फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दिस पर्टिकुलर फ्लूइड. ये तो आपका बाहर निकल के आ गया. नाउ दिस फ्लूइड हैज नंबर ऑफ थिंग्स. इस फ्लूइड के अंदर आपको बहुत चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए. दिस फ्लूइड एज आई हैव टोल्ड यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ वाटर. यहाँ पे आपको मिलेगा. इट विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ माय आयंस लाइक योर मैग्नीशियम, सोडियम आयंस, सो एक्सेट्रा. ये आपको मिल सकता है इसके अंदर. दिस फ्लूइड कैन हैव सम टाइप ऑफ माय लिम्फोसाइट्स. इसमें आपको कुछ लिम्फोसाइट्स भी आपको मिल सकते हैं. लिम्फोसाइट्स मतलब आपके जो WBC होते हैं. यू कैन ऑल्सो फाइंड दोस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर फ्लूइड. ये जो फ्लूइड आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फ्लूइड आपके लिए काम का है. इसे आप ऐसे ही वेस्ट होने नहीं दे सकते. आपका जो ये फ्लूइड बाहर निकल के आ रहा है कैपिलरी में से, ये आपका वेस्ट नहीं किया जा सकता. इसको आपको कंजर्व करना है, इसको आपको रखना है. अब एक और बात कहते हैं, ये जो आपका फ्लूइड आपको दिख रहा है ना, इसके थ्रू ही लाइक इसके बीच में से आप अपना एक्सचेंज करते हो, गैसेस एक्सचेंज. ये फ्लूइड आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इस फ्लूइड के थ्रू ही आप क्या करते हो, अपने यहाँ पे अपना गैसेस एक्सचेंज अपना कर रहे होते हो. तो जो भी आपका जो यहाँ पे O2 होगा वो आपका ट्रैवल करके आएगा, इसमें से बीच में ट्रैवल करके आएगा टिश्यू के पास, राइट. टिश्यू के पास जो आपका CO2 होगा वो ट्रैवल करके जाएगा अपने कैपिलरी के पास. सो इट इज ऑल फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर फ्लूइड. तो पहले तो याद रखना कि मेरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है. जब कैपिलरीज आप में से आपका ब्लड जा रहा होता है, कैपिलरीज आपकी होती है लीकी, तो यहाँ से कुछ ना कुछ फ्लूइड बाहर निकल के आएगा.
which can have water, magnesium ions, lymphocytes आपको मिलेंगे यहाँ पे। आपको यहाँ पे लार्ज प्रोटीन नहीं मिलते, आपको यहाँ पे नहीं मिलता आरबीसी लार्ज प्रोटीन इसके अंदर आपको नहीं मिलते। द फ्लूइड इज सिमिलर टू द प्लाज्मा, ये जो फ्लूइड आपको यहाँ पे दिख रहा है ना जो इकट्ठा हो रहा है, इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा, काफी हद तक सेम होता है टू द प्लाज्मा, बट इट विल नेवर हैव प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज प्रोटीन्स। अब ये जो आपका फ्लूइड निकल के बाहर आया है, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते, इसको आपको कंजर्व करना है। तो आप क्या करते हो, आप इसे भेजते हो एक अलग ब्लड वेसल के अंदर। मैं वापस रिपीट करता हूँ, स्टार्टिंग से सुनो सब लोग। यहाँ पे आपका ब्लड है, ब्लड किस में ट्रैवल कर रहा है, कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी में से जो आपका ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है ना, भाग भाग के ट्रैवल कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, कैपिलरीज क्या होती है, वो थोड़ी लीकी होती है, उसमें से कुछ कुछ चीजें बाहर निकल रही होती है। आरबीसी बाहर नहीं निकलता, बट सम कंटेंट विल कम आउट फ्रॉम द कैपिलरीज। वो कंटेंट आपका आसपास इकट्ठा हो जाएगा कैपिलरी के, वो कंटेंट आपके कैपिलरी के आसपास आपको इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे भी कहीं पे होगा, दोनों साइड पे आ रहा है, सो दिस विल गेट एक्यूमुलेट ओवर देयर। ये जो कंटेंट आपका यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो फ्लूइड आपका आसपास इकट्ठा हो रहा है कैपिलरी के, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर आपको क्या मिलता है, इट विल हैव द वाटर, मैग्नीशियम, सोडियम एंड अदर मिनरल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड सम लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, कभी कभी थोड़ा सा ग्लूकोज भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये सब चीजें आपको इस फ्लूइड में मिलेगी, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आप सोचो कि आपके पाइप में से पानी निकल रहा है, लीक हो रहा है, तो आपका तो नुकसान हो गया ना वहां पे देखा जाए तो, मतलब एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड आपका बाहर निकल रहा है, तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे कंजर्व करोगे, आप उसे वापस लाना चाहते हो सर्कुलेशन के अंदर। ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है ना, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते, इसको हम वापस लेके आएंगे सर्कुलेशन के अंदर। हम कैसे लाएंगे, आई विल ब्रिंग देम बैक इनटू द सर्कुलेशन using my another blood vessel, which is not a blood vessel, that is my lymphatic vessel. So I have something called as my lymphatic vessel. So I will have something called as a lymphatic vessel, जो इसके आसपास से आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। So you'll have a lymphatic vessel, जो आपके blood vessel के आसपास ही होती है। तो ये है मेरी यहाँ पे lymphatic vessel। बेसिकली ब्लड कैपिलरी के आसपास से आपको एक और ब्लड वेसल आपको मिलेगी यहाँ पे, देखिए दैट इज माय लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक कैपिलरी भी आप इसे यहाँ पे बोल सकते हो। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल है, इसके अंदर आप उस फ्लूइड को डाल दोगे, जो भी आपने यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है ना, जो भी आपका इकट्ठा हो रहा है वो तो होता ही रहेगा वहां पे, इसको आप ड्रेन कर दोगे इसके अंदर। सो दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड विल बी सेंट इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल, एंड दिस लिम्फेटिक वेसल विल बी सीन थ्रू आउट द बॉडी, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ माय लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जो हमारा जो फ्लूइड था ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, it is nothing but my lymph. This is nothing but your lymph. तो हमने बेसिकली क्या किया, जो मेरा lymph था, जिसको हम बोलते थे as a interstitial fluid, that fluid which is now called as a lymph will be brought back into my lymphatic vessel. अब सवाल आता है कि मैंने इनको lymphatic vessel में डाल दिया, तो उसके बाद क्या होगा, ये lymphatic vessel बाद में जाके जुड़ेगी आपके blood vessel के साथ, और ये सारा कंटेंट वापस से ब्लड के अंदर आ जाएगा। देख लो आप यहाँ पे, have a look at this. तो ये जो बॉडी के अंदर ये जो पूरा नेटवर्क आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ग्रीन वाला, that is the network of my lymphatic system. That is your lymphatic system, जो आप 12th में एक बार फिर सीखोगे। So lymphatic system में आपको क्या मिला, you'll have lymphatic vessels. So you'll have your lymphatic vessels आपके यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे होंगे आपके लिम्फेटिक वेसल्स, और इन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आपका क्या होगा, जो फ्लूइड इसके अंदर आपका घूम फिर रहा है, दैट इज माय लिम्फ। और आपसे अगर कोई पूछे कि लिम्फ क्या होता है, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, देन यू विल से इट विल हैव द प्रेजेंस ऑफ माय वाटर, इट विल हैव द प्रेजेंस ऑफ माय मिनरल आयंस, it can have presence of your lymphocytes. So कुछ WBC भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, and sometime even a small glucose content, small amount of glucose. This is what I can find in my lymph. ये सब मुझे lymph में मिलता है। आपको याद रखना है कि lymph बन कैसे रहा है। You have to remember this thing, that how the lymph is getting found over there. ये स्लाइड समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी कंटेंट बाहर निकल के आ रहा है ना, दैट कंटेंट इज नथिंग बट माय लिम्फ, जिसको हम डालेंगे एक लिम्फेटिक वेसल के अंदर, और फिर थ्रू आउट द बॉडी आपके यहाँ पे स्प्रेड किया जाएगा।
याद रखने जो लिम्फेटिक सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे, ये अल्टीमेटली पता है कहाँ जाता है? इट विल गो इनटू माय वेन के अंदर। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, यू हैव दिस, यहाँ पे एक वेन आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, राइट, सब क्लैविकल वेन। ओके, यू ऑल्सो हैव योर राइट जुगुलो सब क्लैविकल जंक्शन विद द लिम्फेटिक डक्ट। तो ये भी आपको यहाँ पे एक वेन दिख रही है। तो ये जो वेन है ना सारी की सारी आपके यहाँ पे, इस वेन के अंदर ही आप इस फ्लूइड को डाल देते हो, इस फ्लूइड को पूरा घुमाते हो बॉडी के अंदर एंड यू ब्रिंग देम बैक इनटू द वेन के अंदर। जैसे ही आपने इसे वेन में डाल दिया तो सारा फ्लूइड कहाँ चला गया? आ गया वापस ब्लड के अंदर। दिस इज माय लिम्फेटिक सिस्टम एंड दिस इज व्हाट माय लिम्फ इज गोइंग टू बी हैविंग ओवर देयर। याद रखना, लिम्फेटिक सिस्टम विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों ये इम्यून रिस्पॉन्स में रोल प्ले करेगा? बिकॉज इसके अंदर आपको मिलते हैं बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट्स। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके लिम्फोसाइट, एंड बिकॉज दे हैव लिम्फोसाइट्स, because they will have the presence of the lymphocytes, यहाँ पर आपको मिलेंगे ज्यादा अमाउंट में, that's why it will have a role in my immune system, it will have a role in my immune response। immune response में इसने आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पे मदद करनी है। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all? अगर ये स्लाइड समझ आ रही तो पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे सर पकड़ के यस मत बोलो, खुशी खुशी बोलो। यस ऐसे सर। साउंड, राइट? ध्रुव कहना Yes, चाहता है sir. कुछ यहाँ पे। हाँ, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर देयर। और ये फ्लूइड को वापस लेके आते हैं। एक बार ध्रुव वापस से बताता हूँ आपको यहाँ पे। आई होप ध्रुव ये वाला स्लाइड समझ आया, ये वाला स्लाइड समझना है? नहीं सर, इससे अगले वाला। इसके अगले वाला ना, देखो यहाँ पे हुआ क्या ना, ये तो चलो हमारे यहाँ पे हो गया। अब जो भी आपके यहाँ पे फ्लूइड था उसको हम करते हैं ब्लड वेसल, उसको एक वेसल में डालते हैं। ब्लड वेसल में तो आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है, बट यू हैव अ डिफरेंट नेटवर्क ऑफ वेसल्स यहाँ पे, यू कॉल मतलब लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फेटिक वेसल के अंदर आपने ये सारे फ्लूइड को आपने डाल दिया। अब ये सारा फ्लूइड आपके पूरे बॉडी में फ्लो करेगा, एंड दिस फ्लूइड एज आई हैव टोल्ड यू इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय लिम्फ। और लिम्फ के अंदर आपको क्या मिलता है? यू विल हैव द वाटर, मिनरल आयंस, लिम्फोसाइट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। ये सब आपको लिम्फ के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। लिम्फ इज सिमिलर टू माय प्लाज्मा। देखा जाए तो लिम्फ और प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट्स काफी हद तक यहाँ पे सेम होते हैं। लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं है, प्लाज्मा में भी आरबीसी नहीं होता, ठीक है? सो इसलिए लिम्फ का कलर नहीं होता, लिम्फ डज नॉट हैव अ रेड कलरेशन, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी आपके यहाँ पे नहीं होते हैं। अब ये पूरे बॉडी में यहाँ पे फ्लो करेगा, और उसके बाद आप क्या करते हो? ये जो फ्लूइड है ना, इसको आप वापस से लेके आते हो सर्कुलेशन के अंदर। तो ये आपकी जो सब क्लैविन वेन है ना आपके यहाँ पे, इसके थ्रू आप लिम्फ को वापस ले आओगे सर्कुलेशन के अंदर। यहाँ पे वेन में आपने उसे डाल दिया, एज सून एज यू ऐड देम इनटू द वेन, आपका पूरा फ्लूइड आपका सर्कुलेशन के अंदर। तो ये आपको यहाँ पे रखना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। इसको लिम्फ कहा इसलिए जाता है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स यू ऑल नो इट इज अ वन टाइप ऑफ माय WBC। अगर लिम्फोसाइट ज्यादा है वहां पे तो समझ जाओ इट विल हैव अ रोल इन माय इम्यून रिस्पॉन्स। ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स देने में आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे मदद करेगा, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, ओके? तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो यू हैव अ स्प्लीन, यहाँ पे यू हैव अ बोन मैरो, दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लिम्फोइडल ऑर्गन्स। नागेश देखो स्प्लीन दिख गया हमें हमारा यहाँ पे। Finally found the spleen, Nagesh. It's there, right? You also have a thymus. So this is one thing you have to know. Dhruv, ये वाली बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Dhruv, is this clear to you? यस सर। तो ये आपको याद रखना है, इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, एंड इट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है? अभी लिम्फोइडल ऑर्गन्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, इनको हम बाद में 12th में आप सीखोगे ना थोड़ा डिटेल में। थैमस इज ऑल्सो देयर, इट्स अ मेजर लिम्फोइडल ऑर्गन। स्प्लीन आपका यहाँ पे हो जाता है, बोन मैरो आपका यहाँ पे हो जाता है। आपने टॉन्सिल्स के बारे में सुना होगा कि कई बार लोग टॉन्सिल्स निकालने पड़ते हैं। सो टॉन्सिल्स आर आल्सो वन ऑफ माय लिम्फोइडल ऑर्गन्स, इनके भी आपको लिम्फ मिलता है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑल ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको बचा रहे हैं बाहर के पैथोजन से। दे एक्चुअली हेल्प यू टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉरेन पैथोजन। सो ये भूलना मत आपको ये भी, ठीक है? सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इसके अंदर। दिस व्हाट वी हैव डन अबाउट द लिम्फ, दैट्स माय टिश्यू फ्लूइड। तो ये कुछ नहीं, एक फ्लूइड है, और ये फ्लूइड को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये आपको यहाँ पे रखना है याद। सो यू हैव योर, ये तो हम देख चुके ऑलरेडी आपके यहाँ पे। याद रखना कैपिलरीज जो होती है ना, कैपिलरीज का एक ट्रेट याद रखना, दे आर माय सेमी परमेबल वॉल्स, इसलिए इनमें से फ्लूइड निकल रहा होता है।
They're semi permeable for transportation of my gases and nutrients, but क्योंकि वो सेमी परमेबल होती है तो इसलिए वो लीकी होती है. अब जो चीज लीकी है ना उसमें से थोड़ा थोड़ा फ्लूइड निकलता रहेगा और वही फ्लूइड आपका यहाँ पे लिम्फ है. बस इतनी बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर हम वी कैन हैव अ लुक एट द डिसऑर्डर्स यहाँ पे, बिकॉज डिसऑर्डर विल टेक सम टाइम, बट आई वांट टू मेक स्क्रीन विजिबल। अच्छा स्क्रीन ही नहीं दिख रही मेरी यहाँ पे, क्या बात है बेटा. स्क्रीन दिख रही मेरी या नहीं दिख रही, बता दो एक बार सब लोग. सर दिख रही है. यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेशन वाला बाद में करते हैं, कोई आसान सवाल पहले उठाते हैं हम यहाँ पे. ये वाला उठाते पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट है? टेक योर टाइम एंड देन गिव मी योर करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएगी, आपके यहाँ पे इनकरेक्ट आपके यहाँ पे हो जाएगी. बताइए रोहन, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. इरम, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. तो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था इरम? अगर इरम आप कह रहे हो कि ऑप्शन मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट है, देन टेल मी व्हाट्स द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे. सर वो एक्टोडर्मल में होती है. नहीं बेटा नहीं. कार्तिक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? कार्तिक बेटा आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दी सही से. कोई बात नहीं. आप बताइए वंशिका. सर हार्ट इज एक्सोडर्मल इन ओरिजिन. कौन सा डर्मल? एक्सोडर्मल. ये क्या होता है बेटा? एक्सोडर्मल कुछ नहीं होता वंशिका. देयर इज नथिंग लाइक एक्सोडर्मल. सर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. हाँ मेसोडर्मल होता है, राइट. सो याद रखना दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यहाँ पे लिखा हुआ है आपके यहाँ पे हार्ट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि आपका हार्ट आ रहा होता है आपके यहाँ पे मेसोडर्म से. ये हम देख चुके हैं क्लास के अंदर ही. सो हार्ट इज कमिंग फ्रॉम द मेसोडर्म, सो दैट्स व्हाई इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. चलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द आरबीसी. देख लो ध्यान से में से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द आरबीसी. निहारिका बताइए. सी. आपको लग रहा है? हिमानी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. आर्यन? सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी बन जाएगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. यस. So they are devoid of nucleus in most mammals. Most mammals won't have the RBC won't have a nucleus. So yes, option C बनता है आपके यहाँ पे as a correct answer. बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे incorrect है. They are least evident blood cells, so that's a false statement. ये आपकी false statement क्योंकि ये सबसे ज्यादा होते हैं basically. They have red colored copper containing pigment मिलता है. That's wrong. They have a iron containing pigment आपको यहाँ पे. They have a biconvex shape. No, they have a biconcave shape. बाइकॉनकेव शेप आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. Read the following statements. So you have these two statements in front of you and tell me what can be the correct answer in this. वो स्टेटमेंट आपके सामने है, पढ़िए से ध्यान से एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. सिमरन, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. हिमाक्षी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करना चाहेंगे? यस सर. अरे ये से ना बोलो. हाँ बोलो. यस सर. भगवान ने माइक दिया हुआ इतना अच्छा. बोलो हाँ राइट. So option A has to be a correct answer in this. Both statements are going to be correct over here. Formed element constitute 45% of the blood and rest 55% is my plasma. ठीक है, तो ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है.
The formed element mainly present in the human blood are erythrocytes, leukocytes and platelets. ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है. So both the statements are true in this. So ऑप्शन नहीं बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर. आदत डालो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने की. अब आप में से मुझे कोई हैंड रेज करके बताए कि आपका जो 45% प्लाज्मा यहाँ पे होता है, सॉरी 55% जो आपके यहाँ पे प्लाज्मा होगा, इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती है? बताइए जल्दी हैंड रेज करके. व्हाट इज समथिंग आई विल फाइंड इन द प्लाज्मा? शानू बताइए क्या क्या मिल रहा है प्लाज्मा के अंदर? शानू अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए व्हाट डू फाइंड इन द प्लाज्मा. राइट. हर्षा आप बताइए. सर वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं. कौन से प्रोटीन्स होते हैं? सर एक कोई बात नहीं, एल्बुमिन रुक जाइए. फाइब्रिन. ठीक है रुक जाओ. आदित्य आप बताइए कौन से प्रोटीन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे? व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन्स आई फाइंड इन द प्लाज्मा? Sir, fibrinogens, albumins, and globulins. Right. So you have a albumin, you have a fibrinogen, and you will have a globulin. आपका पे बिल्कुल सही. ठीक है. Right. मुझे जान के काफी खुशी होगी अगर आप मुझे बता सकते हो, आप में से कोई मुझे बता दें यहाँ पे ग्लोबुलिन के 5 टाइप्स होते हैं. एंड व्हाट आर दोस 5 टाइप्स? एनीवन कैन टेल मी दैट? रेज योर हैंड इफ यू कैन टेल मी व्हाट आर माय ग्लोबुलिन्स. क्या होते हैं इनके टाइप्स और जनरली ग्लोबुलिन्स करता क्या है? हैव दिस हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कि यहाँ पे उसका रूल क्या होता है. बताओ मयंक, ग्लोबुलिन क्या होता है और क्या करता है और कितने टाइप्स होते हैं आपके यहाँ पे? बोलो. सर ग्लोबुलिन के 5 टाइप्स होते हैं. हाँ IgG, बताइए. IgA, IgE, IgM एंड IgD. ठीक है. मुझे बताओ इनमें से कौन सा इन्वॉल्व होता है आपका यहाँ पे ड्यूरिंग माय एलर्जिक रिएक्शन? सर IgE. कौन सा इन्वॉल्व होता है जब आपका मदर टू फीटस वो जाता है वाया प्लेसेंटा? कौन जा रहा होता है? IgG. राइट. ठीक है. पढ़ो दोनों स्टेटमेंट को आपका यहाँ पे एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर. यू हैव assertion and reason यहाँ पे. Bicuspid tricuspid valve get closed during the ventricular systole. That's a statement 1. Statement 2 is going to be these valves in heart allow blood to flow in one direction and prevent the backflow of blood. दो स्टेटमेंट आपके सामने देखे रखे हुए. Tell me what can be the correct answer in this. People, let's understand you need to have a habit of solving this kind of questions. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, तभी चीजें सेट होंगी. बताइए युवराज क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, C. आपको यहाँ पे सही लग रहा है. ठीक है. सिमरन, सर ए. हिमानी, सर ऑप्शन ए. रोहन, Sir, option A. नागेश. ए. ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है और मेरा रीजन यहाँ पे सही से एक्सप्लेन करा है मेरा पे assertion को. Bicuspid tricuspid valve get closed during the ventricular systole. ये बात तो आपके बिल्कुल ट्रू है. That's a true statement. बिल्कुल ट्रू है. These valves in the heart allow blood to flow in one direction and prevent the backflow of blood. ये स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे आपकी सही है और ये एक्सप्लेन भी सही से कर रही है आपके यहाँ पे स्टेटमेंट को. So that is why this is going to be the correct answer in this. I hope ये सबको समझ आ रहा है. It's not only कि ये 7-8 बच्चे या समझ पा रहे हैं. I hope it's clear to all of you. This is something which has been understood by everyone यहाँ पे. यस किसी को कोई चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही प्लीज बता दो. रुपेंद्र एंड ऑल ऑफ यू जो लोग कुछ बोल नहीं रहे, बताते रहना अगर कुछ समझ नहीं आया तो. ऑलराइट. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर असाइनमेंट जो आप लोग मुझे सबमिट करोगे. ये 4 क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे कर लिए, बाकी 26 क्वेश्चन आप खुद से करोगे. डू द क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड, करिए खुद से एंड शेयर दैट विद मी. अभी तक हर्षा का आ चुका है. दैट्स लाइक क्वाइट हैप्पी टू सी समवन डूइंग इट वेरी अर्ली. सो डू दैट. एंड प्लीज अंडरस्टैंड जब आप कोई असाइनमेंट सबमिट करते हो ना, इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ एक होमवर्क कर दिया. आप टीचर के भी
टच में रहते हो उस तरीके से, एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स later. Try to understand that thing. So it's not only about me, चाहे वो खुशबू मैम हो या स्विग्या सर हो, जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हो it helps a lot. The faculty knows कि ये मेरा बच्चा है और ये रेगुलरली असाइनमेंट कर रहा है. So you can always, अगर हर्षा आज से 2-3 दिन बाद कहते कि सर मुझे ये चैप्टर एक है और ये मुझे सीखना है यहाँ पे, then faculty will find out a time कि हाँ बेटा ठीक है इसे करते हैं हम यहाँ पे. Why? Because she is the one who has been giving the assignment regularly. So there is always the advantage of giving the assignments and to make sure that you are always in constant touch with the faculty. It's not only about biology, with all the other 3 subjects. Okay, so please make sure you do that. Like if you are very strongly inclined towards cracking NEET exam, then do that. Simple. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया. Disorders करने का हमारे ज्यादा यहाँ पे टाइम है नहीं, but let's understand few things यहाँ पे. जब भी हम disorder की यहाँ पे बात करते हैं, तो first of all we have discussed something in terms of the coronary artery. So there's something called as my coronary artery disease. So assume that this is my coronary artery. अब कोरोनरी आर्टरी के साथ यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि अगर इसके अंदर आपके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट आपके यहाँ पे हो रहा है, जो हम पहले भी डिपॉजिट कर चुके हैं, अगर ऐसा होता है, then these are called as my plaques. ये जो कोलेस्ट्रॉल आपके यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, there's a cholesterol deposition. अगर ऐसा होने लगता है, then you call them as a plague. You also call them as a plague. ठीक है, अब ये जब आपका प्लेग यहाँ पे बन जाता है, जब आपके यहाँ पे डिपॉजिट आपके यहाँ पे हो रहा है, आपके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आपके यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपका ब्लड फ्लो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. यू विल हैव ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो एंड दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय आर्थेरोस्क्लेरोसिस. दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर आर्थेरोस्क्लेरोसिस. Atherosclerosis में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली दैट यू आर फाइंडिंग कोलेस्ट्रॉल गेटिंग डिपॉजिटेड इन योर पर्टिकुलर कोरोनरी आर्टरी एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका यहाँ पे हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट. अगर ये चीज अगर आपको यहाँ पे होते मिलती है, इफ यू फाइंड सच थिंग हैपनिंग, देन इससे क्या हो सकता है, द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट विल गेट रिड्यूस्ड. आपका ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ आपके यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे अल्ट्रा कम. सो यू हैव अ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट. सो यू हैव अ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स हार्ट. एंड दिस कैन लीड टू अ हार्ट अटैक. फ्यूचर में इसका हार्ट अटैक भी आपके यहाँ पे आ सकता है. याद रखना, अगर आपके हार्ट को राइट अमाउंट में ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता, देन द फंक्शनैलिटी ऑफ द हार्ट विल गेट डिक्रीज. अगर आपके हार्ट की फंक्शनैलिटी अगर आपके यहाँ पे कम हो जाती है, देन श्योरली यू विल फाइंड कि यहाँ पे उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. अब ये जो कोलेस्ट्रॉल आपका डिपॉजिट हो रहा है ना, बेसिकली आपने पता है, ये कई बार आपने लिपिड प्रोफाइल में आपने देखा होगा, ब्लड रिपोर्ट में आप देखा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय एलडीएल एंड एचडीएल. आपने ये टर्म शायद सुना होगा. Something called my LDL and something called as your HDL. One is called as my low density lipoprotein, other is called as my high density lipoprotein. आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि LDL and HDL के अंदर जो आपके लिए हार्मफुल होता है वो आपका LDL होता है. LDL की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होना तो आपके यहाँ पे डिपॉजिट होगा. HDL is my high density lipoprotein. इसकी वजह से ये इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल. इसकी वजह से आप बल्कि कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम कर सकते हो बॉडी के अंदर. कैसे किया जाता है, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. बट ये अभी के लिए याद रखो दैट यू हैव LDL, दैट्स माय लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं, अच्छा जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी राइट इट डाउन. एंड देन यू हैव अ हाई डेंसिटी lipoprotein. So you have LDL and you have HDL आपके यहाँ पे. Okay. इसको हम बाद में देखते हैं. Let's have a look at that later. We'll see the diseases यहाँ पे ना, तब उन्हें यहाँ पे देखेंगे. Like your coronary artery disease आपके जैसे आपके यहाँ पे था atherosclerosis. So you'll find affect the vessel that supply the blood to the heart muscles. It causes a deposit of calcium, fats, cholesterol and fibrous tissue, which makes the lumen of the artery narrower. जिससे क्या होगा, आपका blood supply heart की तरफ यहाँ पे कम हो जाएगा. That is my atherosclerosis. So that's what you have to know in this. This is something you'll find in this. Sorry.
सो ये हमें यहाँ पे रखना है याद, दिस इज समथिंग याद रखना। अब एक एक करके हम बाकी डिसऑर्डर यहाँ पे देख लेंगे और उसके अलावा और भी एडिशनल 1-2 डिसऑर्डर हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे, लाइक योर स्ट्रोक हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, एंड दिस वन मोर कंडीशन व्हिच यू हैव टू नो इन दिस। सो अगली क्लास के अंदर जो आपके यहाँ पे कल होगी, हमारा चैप्टर खत्म किया जाएगा और हम करेंगे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग। सो दैट्स व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, अ बल्क ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग एंड चैप्टर एंड योर डिसऑर्डर्स, दैट्स व्हाट वी विल डू। अब आपको यहाँ पे करना कि अपने एंड से कल के क्लास के पहले असाइनमेंट सबमिट करो। जस्ट मेक श्योर दैट यू सबमिट द असाइनमेंट बाय टुमारोज क्लास। 30 क्वेश्चन ही है, आराम से करके बैठ के करोगे तभी आपका 30 मिनट्स में आपका हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 32 मिनट्स आपके लग सकता है। सो आधा घंटा निकालिए, सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द असाइनमेंट एंड शेयर दैट विद मी, सो दैट कल के क्लास में हम क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे एंड कुछ नए क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? सॉर्टेड, दैट्स व्हाट वी हैव डन। अब इसको लेके कोई सवाल है तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। नागेश बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए, आपका हैंड रेज्ड है, ऑलराइट, ठीक है। So this is what we have done आज के क्लास में। So have a look at this and we'll catch you again in the next class. And please make sure, अच्छा, now before you leave the class, there's one more thing I want to ask you here. हाँ बेटा बताता हूँ, एक सेकंड रुकना, या just let me, yeah I'll tell you that. अच्छा मुझे एक बात बताइए, has एक सेकंड